वेलकम स्टूडेंट्स टू द अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे ड्यू जैट 2019 का जो एक्चुअल पेपर था, उसमें जो आपके 25 मैथ्स के क्वेश्चन थे वो सारे मैंने कंपाइल कर दिए हैं एंड टुडे वी विल डिस्कस देम। अगर आपको आईएम इंदौर आईपी मैट के जो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस की डिस्कशन वीडियो देखनी है तो वो आपको लिंक आपको सजेशंस में आ रहा है, वो वहां पे जाके देख सकते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है कि हमें दे रखा है कि दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं एंड वी आस्क्ड व्हिच वन इज करेक्ट। डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन एंड सेकंड इज डेरिवेटिव ऑफ एन ऑड फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। सो बेस्ट अप्रोच क्या होती है इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस में? कोई भी इवन फंक्शन ले लो। इवन फंक्शन का आपको पता है क्या होता है? इवन फंक्शन की डेफिनेशन होती है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होता है। ठीक है, इवन फंक्शन का एग्जांपल आपको होता है एक्स स्क्वायर हो गया जैसे, और ऑड फंक्शन का एग्जांपल क्या होता है आपका? जैसे आपका एक्स क्यूब हो गया। जितनी भी एक्स की अगर ऑड पावर्स ले लोगे वो आपका ऑड फंक्शन बन जाएगा, एक्स की इवन पावर्स ले लेंगे तो आप वो आपका इवन फंक्शन बन जाएगा। अब पहली स्टेटमेंट है डेरिवेटिव ऑफ एन इवन फंक्शन, तो अगर एक्स स्क्वायर है इसको हम एफ एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैं एफ डैश एक्स निकालता हूं तो वो क्या आएगा? 2x। ठीक है, सो ये 2x बन गया। अब ये 2x बन गया तो ये क्या बन गया? अब ये ऑड फंक्शन तो बन गया क्योंकि इसमें x की कौन सी है? ऑड पावर है। अब सिमिलरली अगर मैं ऑड फंक्शन देखूं x क्यूब है, अब इसका मैं डेरिवेटिव निकालू एफ डैश एक्स निकालू इसमें, तो वो क्या बनेगा आपका 3x स्क्वायर। तो ये 3x स्क्वायर बन गया। अभी x की क्या है? अभी x की इवन पावर है, तो ये क्या बन गया आपका? ये इवन फंक्शन बन गया। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड फंक्शन देगा और ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन फंक्शन देगा। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14 है। तीन पॉइंट्स दे रखे हैं, ए ई एंड बी आर थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। ई लाइज बिटवीन ए एंड बी, द रेशियो इन विच ई डिवाइड्स ए बी। सो अगर हम लाइन सेगमेंट बना ले एक, तो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है एंड ई समवेयर लाइज बिटवीन हियर। ठीक है, तो रेशियो जब जब भी नहीं पता होता हम क्या मानते हैं? सबसे बेस्ट तरीका होता है k:1 का रेशियो मान लो। m:n का रेशियो में थोड़ी सी कैलकुलेशन हल्की सी ज्यादा हो जाएगी, k:1 का तरीका बेस्ट होता है। हमें बस k की वैल्यू निकालनी होती है। तो क्या करेंगे, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला हम एक से ही निकल जाएगा। हम तीनों के x कोऑर्डिनेट को पकड़ लेते हैं। a का 2 है, e का 4 है और b का 7 है। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहेगा कि e का जो कोऑर्डिनेट है 4 वो किसके बराबर होगा? a के कोऑर्डिनेट का 2 से मल्टीप्लाई होगा 1 से, प्लस b का कोऑर्डिनेट क्या है 7, 7 का किससे होगा? k से, अपॉन k प्लस 1। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा हमारा 4k प्लस 4, ये हमारा हो जाएगा 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस 7k। सो उसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ये आ जाएगा 3k इज इक्वल टू 2, या फिर k की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो हमारे रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3 विच इज ऑप्शन 4। ठीक है, 2:3। हमें k की वैल्यू k:1, k की वैल्यू 2:3 है, तो रेशियो 2:3 आ जाएगा। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says ABCD is a rectangle where the ratio of the lengths AB and BC is 3:2. If P is midpoint of AB, then value of sine of angle CPB. तो rectangle draw कर लेते हैं, जैसे ABCD। ऑलराइट, सो ये हमें लेंथ 3x दे रखी है और BC की लेंथ हमें 2x दे रखी है एंड P हमें मिड पॉइंट दे रखा है, तो ये PB की लेंथ हो गई 1.5x। सो हमें दे रखा है साइन ऑफ CPB। पहले CPB ट्राइंगल बना लेते हैं। अब ये वाला एंगल तो 90 डिग्री होगा, एंगल B विल बी 90 डिग्री। व्हाई? बिकॉज इट्स अ रेक्टेंगल। सो हमें अब आप देखिए, आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। अब आप देखिए कि 90 डिग्री एंगल B पे है और जो 90 डिग्री को साइड 90 डिग्री के दोनों एडजेसेंट साइड जो है 1.5x और 2x, इनका रेशियो क्या है? 3:4। अब आपको पता है ट्रिपलेट क्या होता है? 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है ना? सो 3, 4, 5 का ट्रिपलेट है, तो अगर ये 1.5x 3x है, 3 के बराबर है, 2x आपका 4 के बराबर है, तो पीसी की लेंथ क्या होगी? 5x, जो कि आपकी निकल कर आएगी 2.5x। ऑलराइट, 2.5x आ गया। अब हमसे पूछे साइन ऑफ एंगल CPB।
तो साइन ऑफ एंगल सीपीवी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो पी के अपोजिट एंगल कौन सा है, बीसी अपॉन अपॉन आपका क्या आएगा, सीपी। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 2.5x विच इज 4/5। सो क्वेश्चन अभी तक जो तीनों क्वेश्चन कर रहे हैं उनका लेवल काफी इजी रहा है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज a man takes 6 hours 15 minutes in walking a distance and riding back to starting place. He could walk both ways in 7 hours 45 minutes. The time taken by him to ride back both ways is, ठीक है। सो ये क्वेश्चन कई लोगों को टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का लग रहा होगा, लेकिन मेरे लिए ये क्वेश्चन सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, दैट्स इट। ठीक है, देखें कैसे, इसमें कुछ भी मतलब आपको स्पीड्स कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको टाइम में ही सब कुछ देखना है। अ मैन टेक्स 6 और 15 मिनट्स, तो वॉकिंग प्लस राइडिंग टाइम की बात करूं, मतलब अगर वो एक जाते वक्त एक तरफ उसने वॉक करा, एक तरफ उसने राइड करा, तो टोटल टाइम 6 और 15 मिनट्स लग रहा है। तो मैं इसको 6 1/4 लिख सकता हूँ विच इज 25/4। ठीक है, और दूसरी बार उसने कहा है कि ही वॉक्स बोथ वेज इन 7 hours 40 minutes 45 मिनट्स। तो W प्लस W, जब दोनों तरफ वॉक करा उसने तो टाइम लगा 7 3/4 आवर्स। तो इसको करेंगे तो ये क्या आएगा 31/4 विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ W। ठीक है, W यहाँ पे वॉकिंग के लिए और R यहाँ पे राइडिंग के लिए। तो W की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, W की वैल्यू आ गई हमारे पास 31/8। ऑलराइट, अब 31/8 जो वैल्यू आई है हम उसको ये वाली इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी। R की वैल्यू क्या आएगी 25/4 माइनस 31/8। तो एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 20 50 माइनस 31 19/8। तो रनिंग अगर वो सिर्फ एक साइड रनिंग करेगा तो 19/8 आवर्स लगेंगे। तो द टाइम क्वेश्चन में पूछा था टाइम टेकन बाय हिम टू राइड बैक बोथ वेज, मतलब ये हमसे पूछ रहा है 2R बताइए। तो 2R क्या होगा 19/8 इंटू 2 विच इज 19/4 आवर्स। ऑलराइट, 19/4 आवर्स को अगर हम फिर हम अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना निकल कर आएगा आपका 4.75 आवर्स आएंगे निकल के आपके। कौन सा ऑप्शन है 4.75 आवर्स, ऑप्शन ए 4 hours 45 minutes। 0.75 आवर्स आपका 45 मिनट्स के बराबर होता है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 अगेन जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन बताया था कि अज्यूम कर लो ऑड फंक्शन कौन से होते हैं आपके सारे, x की पावर 1, x क्यूब, x5, x की पावर 7, x की पावर 9, ये सारे आपके ऑड फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है if f of x is an odd function then modulus of fx is। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर f of x हमारा x टू द पावर 5 है। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑड फंक्शन है। अब हम मॉडुलस ऑफ fx देखते हैं। मॉडुलस ऑफ fx हमने देखा तो ये हमारा मॉडुलस ऑफ x5 हो जाएगा जो कि x5 है। अब अगर इसको हमने चेक करना है कि ये इवन है ऑड है तो हम f ऑफ माइनस एक्स पे चेक करेंगे। f ऑफ माइनस एक्स का मॉड लगाया हमने तो ये हमारा हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू माइनस x5 का होल मॉड में, तो ये x5 आ गया। तो मतलब ये इसकी वैल्यू भी x टू द पावर 5 थे और इसकी पावर x टू द 5 है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा इवन फंक्शन है विच इज ऑप्शन नंबर 2, इट्स एन इवन फंक्शन। तो आपको ऑड फंक्शन इवन फंक्शन के जब भी क्वेश्चन आए तो थंब रूल क्या रहे आपके लिए, चेक थ्रू बाय टेकिंग एन एग्जांपल। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ log x एंड इनटू sin x। सो अब इसमें क्या आंसर रूल लगाएंगे हम, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्या होता था, अगर आपको u v का इसका आपको डिफरेंशिएशन निकालना है तो वो क्या होता है u का डेरिवेटिव इंटू v प्लस u इंटू v का डेरिवेटिव। ठीक है, तो वही चीज करेंगे। अगर हमें इसका ये अगर fx है तो f डैश x क्या हो जाएगा हमारा log x का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ log x इंटू हम कर देंगे sin x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ हमारा क्या होगा sin x इंटू हम कर देंगे log x। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा 1/x sin x log x की डिफरेंशिएशन प्लस cos x log x। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन 1 नहीं है, ऑप्शन इट्स ऑप्शन नंबर 2 sin x 1/x plus log x cos x। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन 38 सेज डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे आप? सिंपली ये आपको मल्टीप्लाई करना है, इस वाली टर्म को इससे करना है, इसको इससे करना है, फिर माइनस कर देना आपको। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे तो हम ये ऐसे होगा लॉग, अब 64 है तो 64 को मैं 4 की पावर 3 लिख देते हैं, ठीक है, और बेस यहाँ पे 3 है हमारा। ये किससे मल्टीप्लाई होगा? log 4, और यहाँ पे इसको 3 की पावर स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस अब यहाँ पे हम इसको log 3 बेस 4 लिख देते हैं, और यहाँ पे log 2 क्यूब और यहाँ पे बेस 3, ठीक है। इसको फर्दर यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये, अब आपको पता है ये यहाँ पे ये आपके एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट बाहर आ जाएगा, तो ये आपकी टर्म क्या बनेगी? 3 log 4 अपॉन log 3 इंटू आपका यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, तो ये बनेगा आपका 2 log 3 अपॉन log 4, ठीक है, माइनस, और ये आपका हो जाएगा log 3। अब नीचे log 4 आएगा तो मैं इसको 2 log 2 भी लिख सकता हूँ, इंटू आपका 3 log 2 आएगा अपॉन log 3। ये सारी प्रॉपर्टीज, ये जो क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको log का बेसिक्स पता है। अब देख लेते क्या आगे कैंसिल हो रहा है। ये कैंसिल हो गया, log 3 से ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे log 3 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे log 2 से ये कैंसिल हो गया। सो अल्टीमेट आंसर क्या है हमारे पास? 6 माइनस 3/2 विच इज 6 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 4.5 which is option number 2. Alright, this is the next question. Given a matrix, which of the following results is true? तो ऑप्शंस देखें तो हर किसी में a स्क्वायर निकाल रखा है इसने, तो हम भी a स्क्वायर निकाल देते हैं। a स्क्वायर निकालने के लिए इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 -1 -1 1 2 -1 -1। सो इसकी मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो पहले फर्स्ट रो 1 का मल्टीप्लाई इस वाले 1 से होगा, और इसका इस -1 का इससे होगा, तो 1 - 2 आ गया -1। सिमिलरली अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लिकेशन होगी तो -1 + 1 ये 0 आ गया। फिर आपका सेकंड इसकी सेकंड रो होगी और इसका फर्स्ट कॉलम होगा, तो ये आ गया आपका 2 - 2 0, और ये वाला कॉलम आपका होगा इसकी सेकंड रो और इसका सेकंड कॉलम। सो ये आ गया आपका -2 और -2 + 1, तो ये आ गया आपका -1। सो ये किसके बराबर है आपका? ये आपका माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। अगर मैं -1 कॉमन ले लूं तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। सो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड प्लस अगर इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। सो क्वेश्चन 40 says मैच द फॉलोइंग इन विच वी आर गिवन सम फंक्शंस एंड उनकी रेंजेस हमें दे रखी है, सो वी हैव टू मैच देम। सो अगर इसके लिए मैंने आपके सामने एक टेबल बनाया कि आपको सारे फंक्शंस के डोमेन आपको याद होने चाहिए बाय हार्ट, ठीक है। जैसे साइन इनवर्स एक्स है, साइन इनवर्स एक्स जो है फंक्शन आपका, वो आपका वैल्यू साइन इनवर्स एक्स में साइन एक्स की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। साइन एक्स कहां से कहां तक वैल्यू लेता है? -1 से 1, तो साइन इनवर्स एक्स का वो डोमेन हो गया, ठीक है। साइन एक्स की वो रेंज होती है तो साइन इनवर्स एक्स का वो डोमेन हो गया। सिमिलरली कॉस इनवर्स एक्स का में कॉस एक्स का डोमेन क्या, कॉस एक्स की रेंज क्या होती थी? -1 to 1, तो वो कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन हो गया। tan इनवर्स एक्स -∞ to ∞ का डोमेन हो गया। सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स का -∞ to ∞ आपका डोमेन हो गया, ठीक है। ऐसा आपको याद रखना है। अब आप देखिए साइन इनवर्स एक्स जो है वो -1 कौन सी वैल्यू पे देता था? वो देता था आपको -π/2 से, और 1 किस पे देता था? π/2 पे। तो साइन इनवर्स फंक्शन की रेंज क्या होगी? ये वाला 1 के साथ आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। सिमिलरली अब जो आपको कॉस इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स जो है वो आपको -1 कौन सी वैल्यू पे देता है? -1 वो आपको देता है पाई पे, और आपको कॉस इनवर्स एक्स 1 किस पे देता है? 0 पे। तो उसकी वैल्यू जो जाएगी वो ऑप्शन 1 के साथ जाएगी, 0 to π। कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू आपकी डिक्रीज होती जाएगी, पाई से शुरू होकर आपकी 0 तक जाएगी। ऑलराइट। सिमिलरली अगर tan इनवर्स एक्स की बात करें, सो tan इनवर्स एक्स जो है वो आपको -∞ किस पे देता है? -∞ आपको देता है -π/2 पे, और आपको इन्फिनिटी किस पे देता है? π/2 पे, ठीक है। सो ये 3 का सही मैच्ड है, और सिमिलरली कॉट इनवर्स 4 के साथ मैच्ड है। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।
तो ऐसे आपको फंक्शंस के डोमेन्स याद होनी चाहिए, और डोमेन याद करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है कि आपको ये पता होना चाहिए sin x की रेंज क्या होती है, तो उस रेंज से आप इनवर्स का डोमेन याद कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says the total revenue received from the sale of X units from a product is given by this function. What is the marginal revenue when X is equal to 10 units? ये सेम कॉन्सेप्ट है जैसे आप अपने इकोनॉमिक्स में आपको रेवेन्यू दे रखा होता है तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू के लिए आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएट हम करेंगे तो आर एस दे रखा है, तो आर डैश एक्स कैसे क्या निकलेगा, इसका डिफरेंशिएशन आर एक्स 7x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 14x और 14x का डिफरेंशिएशन 14, ठीक है। सो हमसे क्या पूछे व्हेन x इज इक्वल टू 10, तो x की जगह हम 10 पुट कर देंगे, सो इट विल बिकम 14 into 10 plus 14 which is 140 plus 14 is equal to 154. सो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड अपॉन इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का इजी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं अभी तक हमने देखा है कोई। सो इसमें इंटीग्रेशन के लिए पहले इंटीग्रेशन विद लिमिट्स है इसमें। सो इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम जो फंक्शन है पहले फंक्शन को देख लेते हैं, बाद में वैल्यूज पुट कर देंगे। 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 3x क्यूब बाय 3, 2x का क्या होगा 2x स्क्वायर बाय 2 और इसका x, और यहाँ पे a से 1 से a तक वैल्यू जाएगी, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या बनेगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x वैल्यू फ्रॉम 1 to a। तो पहले हम a पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a, ठीक है। फिर माइनस ये सब में 1 x की जगह 1 डल जाएगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1, और ये वैल्यू क्वेश्चन में हमें 11 के बराबर दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। सो इसको फर्दर आगे हम देखेंगे, तो ये a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 इज इक्वल टू 11, ठीक है। सो a क्यूब प्लस a स्क्वायर प्लस a आपका 14 के बराबर आ गया, ठीक है। तो अब क्या बेस्ट तरीका क्या है, नाउ गो टू द ऑप्शंस। ऑप्शंस में 2 0 1 3 है, 0 हो नहीं सकता है क्योंकि 0 प्लस 0 प्लस 0 14 नहीं हो सकता, 1 भी नहीं हो सकता, 1 3 देगा। 2 पे चेक करेंगे, 2 क्यूब 8 2 स्क्वायर 4 12 प्लस 2 14, तो 2 पे मैच कर रहा है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन 1। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 43 इज बेस्ड ऑन इनवर्स फंक्शन। इनवर्स का अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है। अब इसमें हमें दे रखा है g इज द इनवर्स ऑफ फंक्शन f, ठीक है। तो जो gx है हमारा वो किसके सो g ऑफ x जो है हमारा वो किसके इक्वल है, वो हमारा f इनवर्स x के इक्वल है। सो इस क्वेश्चन में जनरली आप क्या, एक तो अप्रोच ये होगी कि आप इसको f डैश x से fx निकालिए, fx निकाल के आप उसको इंटीग्रेट करके fx पे आइए, फिर fx को इन्वर्ट करके आप g डैश x निकालिए, तो वो वाली अप्रोच काफी लंबी पड़ जाएगी इस क्वेश्चन। सो बेस्ट तरीका क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर हम दोनों फंक्शंस में f की वैल्यू ले लें, मतलब f ऑफ gx निकालें और यहाँ पर भी f ऑफ f इनवर्स x निकालें, मतलब ये वाला फंक्शन बन जाएगा f ऑफ gx इज इक्वल टू f ऑफ f इनवर्स x। अगर हम ऐसे इस फंक्शन को ले लेंगे, सो ये तो पता है f ऑफ gx बन जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा हमारे x के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा f डैश ऑफ gx, और इसमें चेन रूल लगेगा तो g डैश x भी हो जाएगा इज इक्वल टू, और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। ऑलराइट, हमें निकालना के क्वेश्चन में g डैश x, तो उसको LHS में रहने देंगे, बाकी को राइट हैंड साइड ले जाएंगे 1 अपॉन f डैश ऑफ gx, ठीक है। ये आपका f डैश है। अब f डैश x हमें क्वेश्चन में 1 अपॉन 1 प्लस x5 दे रखा है, और हमें यहाँ पे f डैश ऑफ gx निकालना है, तो x की जगह हम gx पुट कर देंगे, तो g डैश x क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 1 प्लस gx होल रेज़ टू द पावर 5, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस gx होल टू द पावर 5, और ये कौन सा ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर
3। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा लेवल का था और इसमें आपको थोड़े से ऐसे क्वेश्चंस आपको ट्राई करने पड़ेंगे क्योंकि इनवर्स के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं DU-JAT में। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 45 says the existence of the unique solution of the following system of equations depends upon, ठीक है, x plus y plus z, मतलब 3 वेरिएबल्स दे रखे हैं और आपको 3 इक्वेशंस दे रखी है। तो ऑप्शंस पे जाएं तो आपको ये वाला एलिमेंट बोथ डेल्टा एंड अल्फा, ओनली डेल्टा ओनली अल्फा या नीदर डेल्टा नॉर अल्फा। अब आपको याद हो, अब आप मैट्रिसेस, अगर आपको मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स चैप्टर अच्छे से याद है तो इसमें आपको याद होगा कि जब हम 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन सॉल्व करते थे तो हम ये फॉर्मूला यूज करते थे, x इज इक्वल टू a इनवर्स p, ठीक है, जिसमें x हमारे क्या होते थे, x हमारे xyz का कॉलम मैट्रिक्स होता था और a इनवर्स हमारी xyz के क्या होते थे, कोएफिशिएंट्स होते थे। मतलब यहाँ पे xyz के तीनों कोएफिशिएंट लिखते थे। मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आएंगे 1 1 1, यहाँ पर आएगा 5 -1 और ये आपका डेल्टा और ये आएगा 2 3 -1। तो इसका इनवर्स निकालते थे और उसको किससे मल्टीप्लाई करते थे हम, b से। b क्या हो गई, इनकी ये वाली वैल्यूज, ये अल्फा 10 और 6, ठीक है, इनसे मल्टीप्लाई करते थे। अब आप एक बार सोचिए कि अल्फा पे तो डिपेंड वैल्यू करेगी नहीं, सिर्फ हमारी डेल्टा पे करेगी, क्योंकि अगर इफ दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, if this matrix is invertible तभी तो हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। ऑलराइट, सो इसकी जो वैल्यू डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी ओनली अल्फा पे, ओनली डेल्टा पे, सॉरी ओनली डेल्टा, विच इज ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि हमें मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना पड़ेगा इसमें। तो मैट्रिक्स अगर इन्वर्टिबल होगा तो ही हम निकाल सकते हैं, तो इसलिए इसकी जो वैल्यू है सिर्फ ओनली डेल्टा पे डिपेंड करेगी। ऑलराइट, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 46 says if the points with position vector 60i cap plus 3j cap 40i cap minus 8j cap and ai cap minus 52j cap are collinear, then the value of a is being asked. So इस वेक्टर को मान लेते a है, ये वाला वेक्टर b है और ये वाला वेक्टर को c मान लेते हैं। तो अगर a b वेक्टर निकालते हैं हम, a b वेक्टर क्या होगा, 40 minus 60 minus 20 i cap और ये जाएगा हमारा minus 11 j cap, ठीक है। सिमिलरली अगर हम AC वेक्टर निकाल लेंगे तो AC वेक्टर, ये आपका AC वेक्टर क्या जाएगा, आपका AC वेक्टर रहेगा आपका a minus 60 i कैप और ये आ जाएगा आपका minus 55 j कैप, ठीक है। तो ये आपका AB वेक्टर और AC वेक्टर हो जाएगा। एंड अब ये कोलिनियर है तो जो हमारा AB वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा AC वेक्टर के, एज सिंपल एज दैट। तो इनका मीनिंग, इसका मीनिंग ये हुआ कि हम इनके आई कैप के कोफिशिएंट्स और जे कैप के कोफिशिएंट्स का रेशियो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। -20 अपॉन a minus 60 किसके इक्वल होगा, -11 अपॉन -55। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -20 अपॉन a minus 60 किसके इक्वल होगा हमारा, ये होगा 11/55 मतलब 1/5, ये होगा 1/5। तो अगर हम देखें तो ये होगा -100 इज इक्वल टू a minus 60। सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, a की वैल्यू आ जाएगी -40, विच इज ऑप्शन नंबर 1। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 47 इज बेस्ड ऑन पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। सो इसमें हमारा अलग अलग इंटरवल्स के लिए अलग अलग वैल्यू है। सो हमें निकालना है f of -6, f of 8 और f of 7। f of -6 कौन से इंटरवल में लाई करेगा, इस वाले इंटरवल, मतलब 6x वैल्यू होगी तो वैल्यू होगी 6 into -6। सिमिलरली f of 8 कौन से इंटरवल में लाई करेगा, इसमें, तो ये वैल्यू होगी 4x विच मीन्स 8 into 4 एंड f of 7 अगेन उसमें होगा तो वैल्यू रहेगी हमारी 7 into 4। सो हमारा आंसर आ गया -36 प्लस 32 और ये प्लस 28। सो -36 और प्लस 32 हो गया आपका -4 प्लस 28, आपका आंसर हो गया 24 विच इज ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन 48 पे चलते हैं। क्वेश्चन 48 इज फाइंड द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ द फंक्शन f of x is equal to sin x plus cos x where x lies between 0 and 90, ठीक है। तो f of x, अब हमें लोकल मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट करके
हम जो भी वैल्यू आती है उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, फिर हम चेक करते हैं डबल डिफरेंशिएट करके, देख लेते हैं। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसको अगर हम 0 के पुट करेंगे, मतलब एफ डैश एक्स को हम 0 के अगर इक्वल पुट करेंगे तो हमारा कॉस एक्स जो है साइन एक्स के इक्वल आ जाएगा। तो ये कौन सी वैल्यू पे आएगा इक्वल, ये हमारा इक्वल आएगा x इज इक्वल टू π/4, क्योंकि 45 डिग्रीज पे हमारा इक्वल होता है, 45 डिग्री पे हमारा साइन और कॉस दोनों इक्वल होते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि tan x 1 आ गया तो x 45 डिग्रीज आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारे चेक हो गया, और आंसर भी हमारा आ जाएगा इससे ऑप्शन नंबर 4 π/4। लेकिन हमें अगर ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मैक्सिमा या मिनिमा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे। एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा हमारा, माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन माइनस साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स। अब ये जो वैल्यू हमने निकाली है एफ डैश एक्स को 0 पुट करके, वो वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन π/4 माइनस कॉस π/4। अब साइन π/4 और कॉस π/4 दोनों की वैल्यू -1/√2 होती है, सो -1/√2 -1/√2, सो ये हो जाएगा आपका -2/√2 विच इज -√2। अब एफ डबल डैश एक्स आपका नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया है, इसका मीनिंग ये क्या होगी, मैक्सिमा वैल्यू होगी, ये आपका लोकल मैक्सिमा देगा x इज इक्वल टू π/4। ठीक है, अगर आप सोच रहे होंगे कि मिनिमा कैसे निकाले, तो मिनिमा में एक बात याद रखिए, अगर हम कोऑर्डिनेट्स में देखें, इसने हमें लिमिट दे रखी थी कि 0 से 90 में रहना आपको। ठीक है, अब आपको कॉस साइन के बराबर कौन से कोऑर्डिनेट में होता है, अगर हम देखें यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, ये सेकंड में साइन की फैमिली, यहाँ पे tan, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर cos x sin x के बराबर कौन से कोऑर्डिनेट में हो सकता है, पाई प्लस π/4 पे भी तो इक्वल हो सकता है, विच इज पाई प्लस π/4 आपके कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में। सो थर्ड कोऑर्डिनेट में भी आपका जा सकता है। सो थर्ड कोऑर्डिनेट वाला आप मुझे बताइए कि आपको क्या मिनिमम मिल पाएगा, और मिनिमम मिलेगा तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या रहेगी इस फंक्शन की। ठीक है, ये आप कमेंट्स में करके बताइए कि मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की क्या रहेगी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 49. Question 49 says the value of the expression tan inverse of tan 3π/4 is. So इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan inverse tan of pi minus π/4। ठीक है, अब pi minus π/4 कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। अब सेकंड कोऑर्डिनेट में आफ्टर, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में tan तो जो हमारा नेगेटिव होगा, सो ये बाहर के निकल कर आएगा, ये हमारा tan इनवर्स हमारा tan माइनस π/4 बन जाएगा। ठीक है, सो ये हमारी वैल्यू क्या निकल कर आएगी, फिर ये हमारी वैल्यू आएगी माइनस π/4, विच इज ऑप्शन नंबर 2। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 50। Now question 50 is slope of the normal to the curve x square plus 3y plus y square at 1, 1 is. So हमें जब भी स्लोप निकालनी होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लीजिए कांस्टेंट कोई भी है, ये कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, लेकिन हमें तो सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 2x प्लस 3 dy/dx प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें dy/dx से हमारी स्लोप निकल जाएगी, लेकिन हमें इसने दे रखा है कि dy/dx जो आपको निकालना है वो आपको किस वैल्यू पे निकालना है, 1, 1। तो इसका मतलब हम जहां जहां पर x है उसको हम 1 पुट कर सकते हैं, और जहां जहां y है उसको भी हम 1 पुट कर सकते हैं, तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी। तो अगर हम पुट करें तो ये वैल्यू बनेगी 2 प्लस थ्राइस ऑफ dy/dx प्लस ट्वाइस ऑफ dy/dx इज इक्वल टू 0। सो 5 dy/dx आपका किसके इक्वल आ गया, 2 के, -2 के इक्वल आ गया ये। सो dy/dx किसके इक्वल आ गया आपका, -2/5। ठीक है, अब ये जो हमारे पास निकली है ये हमारी क्या निकली है, ये स्लोप ऑफ कर्व या फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। और स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व
और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपस में इनकी स्लोप टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनकी स्लोप का क्या रेशियो होगा, m1 इंटू m2 -1 के इक्वल होगा। तो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाली है -2/5, तो m2 स्लोप ऑफ नॉर्मल मान लेते हैं, तो ये m2 हो गया और ये इक्वल हो गया हमारा -1 के। सो m2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5/2, विच इज ऑप्शन नंबर ए 5/2। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 51। 51 again easy question. Find the matrix Z such that 2x plus y plus z is equal to 0 where x की वैल्यू में दे रखी है और y की वैल्यू में गिवन है। तो z की वैल्यू निकालनी है, तो बेस्ट तरीका क्या है, 2x plus y is equal to -z। 2x plus y निकाल लेते हैं, फिर जो भी मैट्रिक्स आएगा उसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x करेंगे तो x के सारे एलिमेंट्स 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं मैं, तो ये बन जाएगा -2 4 6 और 8, और y की वैल्यू हम एज इट इज ऐड कर देंगे 3 1 -2 5। सो ये हमारी वैल्यू आ गई 3 -2 1 4 -2 2 6 + 1 7 और 8 + 5 13। अब ये जो वैल्यू है ये -z है, तो z की वैल्यू क्या होगी, z की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं इसमें प्लस कर दूं तो ये +z क्या होगा, इन सारे एलिमेंट्स को -1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 which is -1 -2 -7 -13। These are the 4 elements of Z. Let's move to next question. Question 52 says if the following function is continuous at x is equal to 3 then the value of k is। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ k is, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, मतलब इसकी LHL जो है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगी, और इज इक्वल टू फंक्शन f(3) पे भी इसकी वैल्यू इक्वल होगी अगर ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, ये तीनों कंडीशन तो आई अज्यूम सबको पता होगी। अब x इज इक्वल टू 3 के लिए मतलब f(3) इसको हमें k के इक्वल दे रखा है। अगर हम LHL या RHL की बात करें तो इसमें हम फंक्शन को देखेंगे, तो फंक्शन में अगर हम यहाँ पे मैं 3 पुट करूंगा तो ये तो फंक्शन 0 हो जाएगा, मतलब फंक्शन को मुझे प्रॉपर्ली इसको लोएस्ट टर्म्स में लाना पड़ेगा। अगर ये फंक्शन में देखूं मैं तो ये LHL या RHL में x + 3 का स्क्वायर -36 अपॉन x - 3 है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं x + 3 का होल स्क्वायर -6 का होल स्क्वायर अपॉन x - 3। सो ये a² - b² की आइडेंटिटी बन गई, ये बन गया x + 3 + 6 और x + 3 - 6 अपॉन x - 3। अब ये वाला और ये तो कैंसिल हो गए, सो ये वाला क्या बचा, x + 9। मतलब अगर x नॉट इक्वल टू 3 है तो ये वाला फंक्शन वैल्यू वैलिड रहेगी हमारी। अब x में हम 3 पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो LHL या फिर RHL हम राइट हैंड लिमिट निकाले और उसमें 3 पुट कर दें तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, 3 + 9 विच इज इक्वल टू 12, और हमारा f(3) क्या था, k, तो k की वैल्यू क्या आ गई 12। So this would be the answer, option number 3. Let's move to the next question. Question number 53. Question number 53 says the value of the expression sin inverse of cos sin inverse of -√3/2 is। ठीक है, अब आपको मैंने अभी कुछ 5-6 क्वेश्चंस पहले मैंने आपको इनवर्स के डोमेन्स और फंक्शंस याद करने को बोला था कि ये वाले फंक्शंस आपको याद होने चाहिए। तो आपको पता है कि अगर साइन इनवर्स के अंदर जो भी साइन इनवर्स का जो भी आपके सामने एंगल निकल कर आएगा वो आपका -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा। अब आपको पता है कि -√3/2 60 पे आता है, तो ये आपका -60 पे आएगा। इसका मतलब अगर मैं फंक्शन को दोबारा लिखना चाहूँ तो ये फंक्शन ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स कॉस ऑफ साइन इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ -π/3। ऑलराइट, सो ये आपका ऐसे आपका ओपन होगा। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन -π/3 से अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ -π/3, है ना। अब cos -π/3 में आपको पता है कि cos ऑफ cos के अगर अंदर आपका नेगेटिव एंगल है तो वो cos उसको डिसॉल्व कर लेता है, तो ये एंगल क्या बनेगा आपका साइन इनवर्स ऑफ
cos पाई बाय 3। अब cos पाई बाय 3 कितना होता है, cos 60 कितना होता है, हाफ, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ हाफ। अब साइन कौन से एंगल पे हाफ वैल्यू देता है, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री हो गया इसका आंसर। 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, पाई बाय 6, विच इज ऑप्शन नंबर 4, पाई बाय 6। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 54. Question 54 says the angle between two vectors A and B, a vector A and B with magnitudes √3 and 2 respectively, such that A dot B is equal to √6 is। ठीक है, सो इसमें आपको बेसिक फॉर्मूला जो आपको cos थीटा वाला होता है वो आपको याद होना चाहिए कि cos थीटा किसके बराबर होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर्स के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। एंगल बिटवीन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, A वेक्टर डॉट V वेक्टर, ये आपका डॉट प्रोडक्ट के लिए यूज होता है, इनटू डिनोमिनेटर में A वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा में हमें ऊपर का न्यूमरेटर तो पूरा दे रखा √6 है, और नीचे डिनोमिनेटर के लिए हमें इंडिविजुअल वैल्यूज दे रखी है √3 इंटू 2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये तो हमारा √2 बन गया, √2/2 1/√2। सो 1/√2 हमारा किसके बराबर आ रहा है, cos थीटा के। सो cos थीटा पे कौन सी वैल्यू पे देता है, ये थीटा होता है हमारा 45 डिग्री, cos 45 1/√2 होता है। तो 45 डिग्री किसके भी इक्वल होता है, रेडियंस में पाई बाय 4। सो पाई बाय 4 कौन सा ऑप्शन हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 2, पाई बाय 4। So question 58 says in an ellipse the distance between its foci is 6 and minor axis is 8, then its eccentricity is। So उसके लिए पहले बेसिक्स आपको एलिप्स का पता होना चाहिए। जैसे ये आपको एलिप्स है, ठीक है, सो इसमें अगर मैं मेजर एक्सिस पे a ले लूं तो ये 2a वैल्यू है आपकी, और ये जो आपका मैक्सिमम डिस्टेंस है ये आपका 2b है। सो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका फोकस डिस्टेंस बिटवीन इट्स फोका इज 6, सो 2ae आपका किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, और 2b मतलब आपका माइनर एक्सिस जो है वो 8 के इक्वल है। अब इसमें जो अजम्पशन है, मैंने जैसे फिगर ड्रॉ करी है उससे आपको पता चल रहा है कि a जो है ग्रेटर देन b है। ठीक है, सो a ग्रेटर देन b आपको पता ही चल रहा है। उसके बाद इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा ae 3 के इक्वल है, और हमारा b जो है वो 4 के इक्वल है। ठीक है, तो अब और एक इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, इसका फॉर्मूला जो होता है बी स्क्वायर जो होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर हमारा ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर के इक्वल होता है, या फिर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हमारा 1 माइनस ई स्क्वायर के इक्वल होता है। ये तो एक इक्वेशन हो गई हमारे पास, और दूसरी इक्वेशन हम इन दोनों से निकाल लेंगे। कैसे, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये क्या बनेगा, ए ई अपॉन बी 3/4 के बराबर है, और इनको स्क्वायरिंग कर दूं तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 9/16। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आपका किसके बराबर हो जाएगा, 16/9 ई स्क्वायर। ठीक है, सो आपको बस अब क्या करना है, अब दोनों तरफ आपको इक्वेट कर देना है, 16/9 ई स्क्वायर हो गया, फिर आपको बी स्क्वायर बाय स्क्वायर दोनों तरफ दे रखा है यहाँ पे, और ये वाली इक्वेशन में इक्वेट कर दीजिए। सो 1 माइनस ई स्क्वायर आपका किसके इक्वल हो गया, 16/9 ई स्क्वायर। सो आपका ऐड करेंगे तो ये बनेगा 25/9 ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और आपका ई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9/25। सो तो ई की वैल्यू आपके पास आ गई 3/5, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई 3/5, विच इज ऑप्शन नंबर 1, 3/5। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो z होता है उसको हम a प्लस आयोटा b की तरफ लिखते हैं, और जो z का कॉन्जुगेट होता है वो होता है a माइनस आयोटा b फॉर्म में, और वो हमें दे रखा है। तो उसको पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 1 अपॉन i माइनस 1 इंटू i प्लस 1 रैशनलाइज कर रहे हैं वो भी, इज इक्वल टू i प्लस 1 अपॉन हमारा ये बन जाएगा i स्क्वायर माइनस 1। तो आई स्क्वायर क्या होता है हमारा, आई स्क्वायर हमारा क्या होता है -1, आयोटा का स्क्वायर हमारा -1 होता है, ये बन जाएगा i प्लस 1 अपॉन -2। सो ये फॉर्म हमारे पास आ गई माइनस ऑफ हाफ एंड माइनस ऑफ हाफ ऑफ आयोटा। ठीक है,
माइनस हाफ और माइनस हाफ आयोटा। सो ये तो हमारे पास कॉन्जुगेट था, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ये तो कॉन्जुगेट, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको बताया था कि ये माइनस का साइन प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस हाफ प्लस हाफ आयोटा। अब ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन के लिए इसको दोबारा रैशनलाइज करना पड़ेगा हमें। सो ये बनेगा आयोटा माइनस 1/2। अब इसको फर्दर रैशनलाइज करेंगे तो आयोटा माइनस 1/2 इंटू आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा प्लस 1। सो ये ऊपर बनेगा आयोटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ आयोटा प्लस 1। सो ये आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, ऊपर न्यूमरेटर -2 बन जाएगा, नीचे 2 1 प्लस आयोटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आएगा -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा, विच इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4। So let's move to the last question of this video. Question 81. The tangents to the curve y is equal to 2x raised to the power 5 minus 9 at point x is equal to 1 and -1 are. ठीक है, तो अभी ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन कुछ देर पहले आया था जिसमें हमने कर्व की इक्वेशन दे रखी थी, उससे हमने फिर डिफरेंशिएट करके टेंजेंट की स्लोप निकाली थी। तो वही चीज इसमें करनी है। अगर y is equal to 2x raised to the power 5 minus 9 दे रखा है, तो टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, टेंजेंट की स्लोप सिंपली इसका डिफरेंशिएशन होगा, वो हो जाएगा आपकी 10x रेज़ टू द पावर 4, ये -9 तो का डेरिवेटिव तो 0 बन जाएगा, ठीक है। अब ये आपकी टेंजेंट की स्लोप आ गई। अब एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1 एट पॉइंट x इज इक्वल टू -1, अगर हम इसको dy बाय dx को हम एट 1 पे पुट निकालते हैं तो ये बन जाएगी 10 की पावर 1 की पावर 4, 10 इंटू 1 की पावर 4 विच इज 10। और अगर हम dy बाय dx को एट -1 निकालें x की वैल्यू पे तो ये बनेगा 10 टू -1 की पावर 4 विच इज अगेन 10। सो इसका मीनिंग दोनों की स्लोप इक्वल है, स्लोप इज इक्वल। अब आपको पता है जब भी दो लाइनों की स्लोप इक्वल होती है तो इट मींस लाइंस आर पैरेलल। तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट भी तो एक लाइन ही होती है। अगर दो टेंजेंट्स की स्लोप इक्वल है इसका मतलब वो दोनों टेंजेंट्स पैरेलल है, विच इज ऑप्शन नंबर 2। ऐसे हम कर सकते थे। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको ऐसी और सॉल्यूशंस चाहिए तो देन यू कैन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यू कैन ऑल्सो जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।